गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज फिर से हम करने वाले हैं DSSB का एक और पेपर जो होने वाला है DSSB PGT EVGC फीमेल। और ये आपका एग्जाम हुआ था 21 जून 2023 को शिफ्ट 1 में। तो इसके जनरल सेक्शन के मैथ्स वाले पार्ट को तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन सीरीज व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज लॉजिकली। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जिससे कि जो है ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे ये TQ8 RO और ये है 16 PM ये है 24। इस तरह से मतलब दो तो लेटर दे रखे हैं, उसके बाद एक नंबर है, दो लेटर है एक नंबर है, दो लेटर है और एक नंबर है। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले जो है हम नंबर जो है इनका देखते हैं कि भाई क्या लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नंबर से जो है लॉजिक पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई 8 से बना 16, 16 से 24। तो 8 और 16 में कितने का गैप है? 8 का। और 16 और 24 में कितने का गैप है? 8 का। तो यहाँ पर भी 8 का गैप होगा। और क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32। तो नंबर क्या आएगा? नंबर आएगा आपका 32। अब अपने ऑप्शन देखिए, तो दो ऑप्शन में 34 है लास्ट में, तो ये तो गलत हो जाएंगे इसमें भी। अब जो आपका थर्ड ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें जो है लास्ट में 32 32 है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब जो है लेटर से देखते हैं, इस लेटर से देखते हैं जो फर्स्ट वाला है कि क्या लॉजिक हमारा फॉलो होगा। तो ये है 20 और ये है R 18, ये है आपके पास 16। तो अगला जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 14। और 14 किसकी वैल्यू होती है? N की। तो सबसे स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो होगा N और लास्ट में क्या आएगा? 32। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सबसे स्टार्टिंग में क्या है? K। तो ये तो होगा नहीं। जो थर्ड ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। स्टार्टिंग में है N और लास्ट में है 32। और बीच वाला भी जब हम इस लेटर का लॉजिक निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा K। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई स्लॉक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको तीन और तीन ही कंक्लूजन दे रखे हैं। उसके बाद चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं इससे डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है भाई? नो राइस इज ए मंकी। तो कोई भी, ये है राइस और कोई भी राइस क्या नहीं है? कोई भी राइस मंकी नहीं है। ये हो गया मंकी, कोई भी राइस मंकी नहीं है। उसके बाद सम मंकीज आर लिम्स। तो कुछ जो मंकी हैं ये क्या है? ये है लिम्स। उसके बाद ऑल लिम्स आर पियर्स। और सारे के सारे लिम्स क्या है? ये सारे के सारे लिम्स क्या है? ये है सब भाई पियर्स। अब जो है हमारा जो है डायग्राम बन के हो गया है कंप्लीट, जो जो हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी थी। अब हमें देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन हमारे सही होंगे। तो सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम लिम्स आर नॉट राइस। कुछ लिम्स, तो लिम्स हैं ये वाले, सम लिम्स आर नॉट राइस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे सही है? ये जो लिम्स हैं ये राइस नहीं है। और कौन से वाले? ये वाले। क्योंकि कोई भी जो मंकी है वो राइस नहीं है और जो मंकी लिम्स हैं वो जो है राइस नहीं होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही कि सम लिम्स आर नॉट राइस। तो ये वाले जो लिम्स हैं ये वाले, ये जो अंदर है इसके, ये क्या नहीं होंगे? राइस नहीं होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम लिम्स आर मंकीज। कुछ जो लिम्स हैं वो मंकी हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो लिम्स हैं ये क्या है? ये वाले जो लिम्स हैं ये जो कॉमन है ये क्या है? मंकी भी है। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका जो स्टेट कंक्लूजन है वो भी हो जाएगा आपका करेक्ट कंक्लूजन। अब थर्ड कंक्लूजन पर देखते हैं भाई, सम पियर्स आर मंकीज। तो कुछ जो पियर्स हैं वो मंकी हैं। तो आप देखिए ये है पियर्स और ये है मंकी। तो बिल्कुल सही बात है, ये पियर्स क्या है? मंकी हैं। तो थर्ड वाला कंक्लूजन भी आपका हो जाएगा सही कंक्लूजन। तो आपके जो तीनों कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो।
फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, के तीनों के तीनों जो निष्कर्ष हैं वो फॉलो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड नामक दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न को कथनों को पढ़ें और तय करें कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त या फिर आवश्यक है या फिर नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है भाई, कूट भाषा में आई को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि कूट भाषा में आई को क्या लिखा जाएगा। और कथन क्या दे रखे हैं? पहला कथन है, कूट भाषा में आई ईट एप्पल को KELWGY लिखा जाता है, और दे ऑल्सो ईट को लिखा जाता है, दे ऑल्सो ईट एप्पल को लिखा जाता है LWHGKEPQ। और कथन जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है? उसी कूट भाषा में यू ईट ऑरेंज को क्या लिखा जाता है? DFHRLW। तो आपको बताना है कि जो आपका फर्स्ट वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कूट भाषा में आई को क्या लिखा जाएगा, इसके लिए कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी? पहले की पड़ेगी, दूसरे की पड़ेगी, दोनों की पड़ेगी, या फिर दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तब भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आई का कूट हमें बताना है, और पहला कथन हम लेकर चलते हैं। तो कूट भाषा में आई ईट एप्पल को क्या लिखा जाता है? KELWGY। और दूसरा दे ऑल्सो ईट एप्पल को क्या लिखा जाता है? LWHGKEPQ। तो आप अगर यहाँ से देखोगे, हमें किसका कूट निकालना है? आई का कूट निकालना है ना। आई के बाद इस वाले सेंटेंस में और क्या है? ईट एप्पल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है ईट और एप्पल, है ना। हमें आई का कूट निकालना है, और आई के साथ यहाँ पर ईट एप्पल है, और जो सेकंड आपका सेंटेंस है यहाँ पर भी ईट और एप्पल है। सिर्फ यही जो यहाँ पर कॉमन है, सेम चीज यहाँ पर कॉमन है। तो अगर ईट एप्पल दोनों जगह कॉमन है तो जो इनका कोड होगा वो भी दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर देखना है कि KELWGY और यहाँ पर है LWHGKEPQ, इन दोनों जो आपके कोड दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से कूट आपके कॉमन है। जो कॉमन होंगे वही कूट किसके हो जाएंगे? ईट और एप्पल के कूट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, इसका और इसमें से देखना है। तो एक तो भाई आपके पास LW जो है ये कॉमन है, देखिए LW यहाँ पर भी है, LW यहाँ पर भी है। दूसरा और क्या कॉमन है? दूसरा आपके पास कॉमन है KE। देखिए KE यहाँ पर भी है और KE यहाँ पर भी है। तो KE और LW ये किसके कूट हो गए? ये कूट हो गए ईट और एप्पल के। तो अब जो बचा हुआ है GY, ये किसका कूट हो जाएगा? आई का। तो आई का कूट क्या हो जाएगा? GY। तो सिर्फ पहले कथन से हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब हम दूसरा कथन और चेक करते हैं, सेकंड वाला। उसी कूट भाषा में यू ईट ऑरेंज को DFHRLW लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कहीं आई का जिक्र है ही नहीं, है ना। तो आई का कूट हम कैसे निकालेंगे? तो आपका कौन सा कथन हो जाएगा? सिर्फ पहले कथन से आप जो है अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो अब ऑप्शन देखते हैं। कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। गलत बात है भाई। कथन फर्स्ट में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यही जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इफ इन अ कोड रेस is written as 180103005 and brain is written as 021808109104, then in the same code fact will be written as। तो एक कूट भाषा में रेस को लिखा जाता है ये, और आपके ब्रेन को लिखा जाता है ये। आपको बताना है कि फैक्ट का कूट क्या होगा, इसका कूट आपको बताना है। तो आप अगर इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पहली नज़र में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनकी जो है पोजिशनल वैल्यू लिखी हुई है। जैसे आर का स्थानीय मान या पोजिशनल वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपके ए से लेके जेड तक, उसमें ए की वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की 3, इसी प्रकार से आर की 18, क्यू की 17, इस प्रकार से उनकी वैल्यू होती है। तो आर की वैल्यू होती है 18, तो सबसे पहले 18 लिखा गया है। उसके बाद ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 को क्या लिखा गया है? 1 को लिखा गया है 01, है ना। सी की वैल्यू होती है 3, तो 3 को क्या लिखा गया है? 3 को लिखा गया है 03। और ई की होती है 5, तो 5 को लिखा गया है 05।
तो कहने का मतलब ये है, जो अल्फ़ाबेट्स में आपके जो उनके स्थानीय मान होते हैं, अगर 2 डिजिट का नंबर है, जैसे क्यू की वैल्यू होती है 17, तो 17 को तो 17 ही लिख दिया। लेकिन अगर जैसे ए का मान होता है 1, तो 1 को भी आपको 2 डिजिट में ही लिखना है, 2 संख्याओं में ही लिखना है। जैसे ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 को क्या लिखेंगे 0 1। इस प्रकार से ये कूट बने हुए हैं। जैसे बी की वैल्यू होती है 2, तो 2 को क्या लिखा गया है 0 2। आर की वैल्यू 18, तो 18 को ऐसे लिख दिया। उसके बाद ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 को लिखा 0 1। उसके बाद आई की वैल्यू होती है 9, तो 9 को लिख दिया 0 9। और आपके एन की वैल्यू होती है 14, तो 14 को ऐसे लिख दिया। तो इसी प्रकार फैक्ट को क्या लिखेंगे, एफ की वैल्यू होती है 6, तो 6 को लिख देंगे 0 6। ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 को लिखेंगे 0 1। सी की वैल्यू होती है 3, तो 3 को लिख देंगे 0 3। और टी की वैल्यू होती है आपकी 20, तो 20 को ऐसे ही 20 का 20 ही लिख देंगे। तो इसका कोड क्या बन गया फैक्ट का, 06010320। अब अपने ऑप्शन देखते हैं। लास्ट में तो 0 ही आना है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो कट हो गए। अब 06 से स्टार्टिंग है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, यू एंड वी का अर्थ है यू वी की माँ है, यू मल्टीप्लाई वी का अर्थ है यू वी की बहन है, यू हैशटैग वी का अर्थ है यू बी का पति है, और यू डॉलर वी का अर्थ है यू बी की बेटी है, यू एट द रेट वी का अर्थ है यू बी का भाई है। तो इस प्रकार से ये आपको जो है कोड दे रखे हैं। उसके बाद ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है जेड का ए से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो है ना। तो भाई ए एंड डब्लू, तो ए एंड डब्लू का अर्थ है ए डब्लू की माँ है। तो ए किसकी माँ है, ये माँ है डब्लू की। उसके बाद डब्लू गुणा के, तो डब्लू गुणा के का अर्थ है डब्लू के की बहन है। तो डब्लू किसकी बहन है, के की। उसके बाद के एट द रेट एम, तो के एट द रेट एम का अर्थ है के एम का भाई है। के किसका भाई है, एम का। उसके बाद एम डॉलर जेड, तो एम डॉलर जेड का अर्थ है, एम डॉलर जेड का अर्थ है एम जेड की बेटी है। तो एम किसकी बेटी है, ये बेटी है जेड की। तो ये आपस में होंगे पति पत्नी। ये अगर पत्नी है तो ये हो जाएगा पति। तो हमारा जो है डायग्राम बन के हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या बताना है, जेड का ए से क्या संबंध है। हमें बताना है ये जो जेड है इसका ए से क्या संबंध है। तो जेड और ए क्या है, आपस में पति पत्नी है, और जेड का संबंध पूछा है ए से। तो ए से जेड का क्या संबंध है, जेड जो है ए का क्या है, पति है या फिर हस्बैंड है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न है या फिर अलग अलग है ना। उसके बाद डी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बी केवल ई से छोटा है, ए सी से लंबा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो डी जो है केवल एक व्यक्ति से लंबा है, ये सबसे निचली पोजीशन है। और डी जो है केवल इस वाले जो व्यक्ति है इससे लंबा है। उसके बाद बी केवल ई से छोटा है, और जो बी है वो केवल किससे छोटा है, ई से। और टोटल पर्सन आपके पास थे कितने, 1 2 3 4 5 लोग थे टोटल। 1 2 3 4 4 लोग तो यहाँ हो गए, तो लास्ट जो बचा हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ए सी से लंबा है, और लास्ट में बोला गया है ए सी से लंबा है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर और सी आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो है इनकी सबकी पोजिशन हमने कर ली है फिक्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। तो पहला सबसे लंबा है ये, दूसरा ये, और तीसरा पूछा है तो तीसरा सबसे लंबा कौन होगा, ए होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, 6 लड़कियां इस तरह से खड़ी हैं कि वे केंद्र की ओर अभिमुख होकर और एक दूसरे के समदूरस्थ होकर एक वृत्त बनाती हैं। मतलब एक वृत्त में खड़ी हैं 6 लड़कियां। उसके बाद ये कंडीशन दे रखी है, आपको लास्ट में बताना है ऐप के ठीक दाएं कौन खड़ा है। तो इसके लिए जो है हमें अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक जो है वृत्त है और उसमें खड़ी हैं 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 लड़कियां खड़ी हैं और वे केंद्र की ओर अभिमुख है, मतलब केंद्र की ओर देख रही हैं। इस तरह से इनका मुंह है केंद्र की ओर। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी डी के ठीक बाएं खड़ी है। सी जो है
डी के ठीक बाएं खड़ी है, उसके बाद ए बी की ओर अभिमुख है, और जो ए है वो बी की ओर अभिमुख है, तो या तो ए बी यहाँ पर होगा या फिर ए बी यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी, ऐसे यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी, लेकिन होगा ए और बी में से दोनों में से कोई, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और सिर्फ यही दो पोजीशन है जिसमें आमने सामने ए और बी आ सकते हैं। उसके बाद एफ ए के ठीक दाएं खड़ी है, एफ जो है ए के ठीक दाएं खड़ी है। अगर हमने ए की पोजीशन यहाँ फिक्स कर दी तो ए के दाएं एफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सी पहले से ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए और एफ आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, है ना। इनकी पोजीशन हो गई हमारी फिक्स, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ए। उसके बाद बी ई के ठीक दाएं, बी जो है ई के ठीक दाएं, तो ई आ जाएगा यहाँ पर, और सी के ठीक बाएं खड़ी है, तो सी के ठीक बाएं ये हो गया, है ना। तो सबकी पोजीशन हो गई हमारी फिक्स। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एफ के ठीक दाएं कौन खड़ी है, तो एफ के ठीक दाएं कौन है, एफ के ठीक दाएं है ई, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 बक्से ए बी सी और डी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक बक्से में अलग अलग चॉकलेट, पर्क, किटकैट, मंच और स्नीकर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो हमें बताना निम्नलिखित में से किस बक्से में पर्क है ना, ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी हमें जो है इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कितने बक्से हैं, 4 बक्से हैं और एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, बी और सी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। तो बी और सी के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं ना, ये बी है और ये सी है, और इनके बीच में कितने बक्से रखे गए हैं, 2 रखे गए हैं। उसके बाद डी को ए के ठीक ऊपर रखा गया है ना, तो ये ऊपर नीचे रखे गए हैं। तो आप भाई ये बताइए, बी और सी के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो बी सबसे ऊपर भी हो सकता है और बी सबसे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रखे गए हैं। अभी हमें ये नहीं बताया गया कि बी सबसे ऊपर है या फिर सी नीचे है, तो बी और सी कहीं पर भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये बी है और ये सी है, और दूसरे डायग्राम में ये सी है और ये बी है ना, पहली वाली लाइन से। अब डी को ए के ठीक ऊपर रखा गया है और किटकैट के बक्से को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो डी को जो है ए के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, और किटकैट के बक्से को डी के ऊपर रखा गया है। तो भाई यहाँ पर जो पहली लाइन थी, बी और सी के बीच में केवल 2 बक्से हैं, तो 2 बक्से कौन कौन से आ सकते हैं, डी और ए, ऐसे यहाँ पर आ सकते हैं डी और ए, है ना, क्योंकि हमने 2 अलग अलग डायग्राम अपने बनाए हैं। अब ये तो हो गया, डी को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को ए के ठीक ऊपर रख दिया। उसके बाद और किटकैट के बक्से को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो डी के ऊपर कौन सा बक्सा है, ये है किटकैट का, ये है किटकैट का, और ये भी हो जाएगा किटकैट का। अब आगे चलते हैं, मंच का बक्सा सी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो मंच का बक्सा सी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो सी के ठीक ऊपर तो यहाँ पर रखा जाएगा मंच का बक्सा, है ना, लेकिन सी के ऊपर यहाँ पर कोई भी बक्सा नहीं है, तो मतलब ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया। हमारा सही जो डायग्राम होगा वो यही वाला होगा, बी डी ए सी, है ना। उसके बाद डी स्नीकर्स का बक्सा नहीं है, डी जो है स्नीकर्स का बक्सा नहीं है, तो डी स्नीकर्स का बक्सा नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा इसका सी का। और जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन सा है अभी, बचा हुआ है पर्क, तो पर्क हो जाएगा आपका डी वाला। तो हमारा जो है अब जो है इतना जो डायग्राम है ये हो गया कंप्लीट। अब हमें जो है अपने क्वेश्चन का आंसर करना है ना, ये कंप्लीट डायग्राम हमारा हो गया। क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस बक्से में पर्क है, तो पर्क कौन से वाले बक्से में है, डी में है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे हम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, in a certain code language, brand is coded as CNARE and woodland is coded as XNALDOOE. How will program be coded in the same language? तो भाई सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। ये है ब्रांड, BRAND, ये है ब्रांड, इसको क्या लिखा गया है CN, उसके बाद ARE, उसके बाद क्या है, ये है वुडलैंड, तो ये हो जाएगा
WOODLAND, वुडलैंड, इसको क्या लिखा गया है XN, उसके बाद क्या है AL, और उसके बाद है आपका DOO। हमें बताना किसका कोड है, प्रोग्राम का, PROGRAM, प्रोग्राम का आपको कोड बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या पैटर्न लग रहा है भाई। तो ये है BC, है ना, ये है R और ये है N। तो देखिए पैटर्न इस प्रकार है कुछ, ये जो है इनका आपस में इस तरह से क्रॉस है, और A सेम ऐसे का ऐसे लिखा गया है, और B को +1 करके लिख दिया है C, ऐसे D को +1 करके लिख दिया है E। अब सेकंड वाले पर आते हैं, तो W को +1 करके क्या लिख दिया X, D को +1 करके क्या लिख दिया E। उसके बाद कितने बचे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 और बीच में बचे हैं भाई। तो D को लिखा गया है ये, और L को लिखा गया है ये, ऐसे A को लिखा गया है ये, और O को ये, और N को फिर ये, और O को ये। तो इस प्रकार से जो है इनका कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, P को +1 करके क्या लिख देंगे, P और +1 हो जाएगा Q। उसके बाद M को +1 करके क्या लिख देंगे, M को +1 करके लिख देंगे N। तो स्टार्टिंग में Q आएगा और लास्ट में N। तो सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में Q है, लास्ट में N। उसके बाद कितने और बचे हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 बचे हैं। तो G को तो सेम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद R को लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करके, O को लिखेंगे यहाँ पर, ये O। उसके बाद A को लिखेंगे यहाँ पर, और R को लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो इसका कोड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, QARG, उसके बाद ORN। तो आपके प्रोग्राम का कोड क्या बन गया, QARGORN। अब अपने ऑप्शन देखते हैं, QAR, उसके बाद GORN। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप ये पैटर्न समझ पा रहे होंगे, पकड़ पाए होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके लिए आपको ये पैटर्न पकड़ना होगा, पैटर्न समझना होगा। तो आप देखिए यहाँ से 78 63 51 42 36 सीरीज जो है घट रही है, लेकिन घट रही है काफ़ी कम स्पेस के साथ, धीरे धीरे जो है ये सीरीज घट रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके बीच का गैप कितना है। तो 36 और 42 में गैप कितने का है, 6 का। ऐसे 42 और 51 में गैप कितने का है, 9 का। और 51 और 63 में गैप कितने का है, ये है 12 का गैप। और 63 और 78 में गैप कितने का है, तो ये हो जाएगा 15 का गैप, है ना। तो ये गैप है 15 12 9 और 6, इतने का गैप है। और यहाँ पर अगर इन दोनों में भी गैप देखना चाहो तो 3 का, इसमें गैप देखना चाहो 3 का, और 9 और 6 में है 3 का। तो यहाँ पर भी सेम गैप हो जाएगा 6 और 3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और ये जो है माइनस होते हुए चल रहे हैं, यहाँ -15 हुआ, यहाँ -12, यहाँ -9, यहाँ -6, तो आगे भी हो जाएगा -3। तो 36 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3, तो कितना आ जाएगा 33। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 33। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये जो है हमने 10 क्वेश्चन कर लिए DSSS PGT EBGC फीमेल वाले एग्जाम के। इसके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल सेक्शन में। तो 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसे हम कल के क्लास में करेंगे। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं कल को जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।